हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होगा। तो हम फिर से वापस आ गए हैं आपकी अपनी सोशल वर्ल्ड क्लासेस में, हिस्ट्री की सीरीज़ को वापस लेके। और हो सकता है ये हमारा इस चैप्टर का आखिरी लेक्चर हो, ठीक है। और अगर आगे की वीडियो होगी भी तो वो बहुत छोटी होगी। क्लियर। तो हमने देख लिया था कि कैसे अलग अलग क्लासेस ने, बिजनेस क्लास ने, पीजेंट्स ने, ठीक है, वर्कर्स ने क्यों ज्वाइन करा था किसको, सीडीएम को, ठीक है। अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस ने इसको ज्वाइन करा था और सबके डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस ज्वाइन, ठीक। और जो डिफरेंट क्लासेस ने ज्वाइन करा था डिफरेंट एस्पिरेशंस के साथ, सबकी अपनी एस्पिरेशन थी, यानी कि अपने लिए किसी को नहीं पता था कि सबके लिए स्वराज का मीनिंग क्या था बेटा, अलग था। स्वराज का जो मीनिंग था डिफरेंट, ठीक है, डिफर था सबके लिए, हर क्लास के लिए डिफरेंट क्लासेस, डिफरेंट एस्पिरेशन और डिफरेंट मीनिंग ऑफ स्वराज। स्वराज का मीनिंग भी उनके लिए क्या था, डिफरेंट था। अब आज जो आगे की सीरीज जो हम बढ़ाएंगे, बात करेंगे किसकी, द लिमिट्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। आखिर क्या लिमिट्स थी आपके सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की और ये कहाँ तक सीमित रह गया था, किस वजह से इसका इतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं हुआ था, इतना ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा। ये क्यों, मतलब हम ये नहीं कहेंगे बिल्कुल प्रभावशाली नहीं रहा, प्रभावशाली था, लेकिन आखिर कहाँ कमी रह गई थी उसकी बात करते हैं। सबसे पहले द लिमिट्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस में हम देखेंगे, नॉट ऑल सोशल ग्रुप्स पर मूव्ड बाय द एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट ऑफ द स्वराज। हर सोशल ग्रुप, ठीक है, नॉट ऑल सोशल ग्रुप पर मूव बाय द एब्स्ट्रैक्ट, हर एक की समझ में ये कॉन्सेप्ट नहीं आता था। कोई मतलब आप 10 लोग हैं, 10 लोगों में से चलो 8 लोग आपके साथ हैं किसकी वजह से, स्वराज के नाम पे, ठीक है, लेकिन बाकी 2 लोग नहीं है, ठीक है। हर कोई 100% लोगों को तुम एक आइडिया के पीछे नहीं ले जा सकते हो। क्लियर। कहीं ना कहीं 100 में से मान लो 2 लोग तो ऐसे ही होंगे जिनको नहीं, वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे। तो यही हाल था हमारे किसका, कॉन्सेप्ट का, वो सॉरी स्वराज का, ठीक है, जो कॉन्सेप्ट दिया गया था स्वराज मूवमेंट का उसका। अब देखिए उसके बाद क्या होता है कि वन सच ग्रुप वाज द नेशंस अनटचेबल्स हु फ्रॉम 1930 हैड बिगन टू कॉल देमसेल्फ दलित और ऑप्रेस्ड क्लास। अब देखिए इसको आप ऐसे समझिए कि 1930 के टाइम पे हमारे यहाँ पे कौन से दलित थे, दलित हुए ये जिनको ऑप्रेस्ड भी बोलते थे। ऑप्रेस्ड क्लास मतलब बेचारे निचले तबके के लोग, जिनको प्रेजेंट टाइम में अलग अलग एससी कैटेगरी में रखा गया है, ठीक है। तो वो लोग थे और इनको अनटचेबल्स भी बोला जाता था, अनटचेबल्स, ठीक है। इनसे जो बड़े समाज के लोग थे, ठीक है, ब्राह्मण, ठाकुर और ये सब जो बड़ी बड़ी क्लासेस थी, इनसे बहुत दूरियां बना के रखी थी, इनसे दूर रहते थे, ठीक। तो ये क्लास आपकी जो ये अनटचेबल्स की जो बेचारी क्लास थी वो इस मूवमेंट से बहुत दूर थी, काफी दूर थी, ठीक। इनको शामिल नहीं किया था फॉर लॉन्ग, बहुत लंबे समय तक। देखो क्या हुआ था कि कांग्रेस ने किसको इग्नोर करा था, इन दलित को, इन आपके कह सकते हो ऑप्रेस्ड क्लास को, ठीक है। फॉर लॉन्ग द कांग्रेस हैड इग्नोर्ड द दलित, बहुत लंबे समय तक कांग्रेस ने इग्नोर करा था किसको, दलित को, फॉर फियर ऑफ ऑफेंडिंग द सनातनीस, ठीक है, सनातनीस के डर से, द कंजर्वेटिव हाई कास्ट हिंदूज, ठीक है। किन की वजह से, जो कंजर्वेटिव सोच के लोग थे, जो हाई कास्ट हिंदूज क्लास थी उनकी वजह से। क्यों, क्योंकि जो हिंदू सनातनीस थे वो इन अनटचेबल्स को थोड़ा सा पसंद नहीं करते थे। क्लियर, इनको पसंद नहीं करते थे। और कांग्रेस उस टाइम पे किसकी पार्टी मानी जाती थी, कांग्रेस जो पार्टी मानी जाती थी सनातनीस की, आपके पंडित लोगों की, ठीक है, हाई कास्ट हिंदूज। तो ये एकदम ब्राह्मणिज्म फॉलो करती थी आपकी कांग्रेस, और इसने दलित को बिल्कुल इग्नोर करके रखा था। इसी की वजह से दलित आपके स्वराज मूवमेंट, यानी कि आप कह सकते हो सिविल डिसोबीडियंस जो मूवमेंट था उसमें शामिल नहीं हुए थे। उसके बाद पर महात्मा गांधी, लेकिन महात्मा गांधी कहते थे कि इस चीज का कोई मतलब नहीं है, फिर ऐसी आजादी नहीं चाहिए, ठीक है। महात्मा गांधी क्या कहते थे, डिक्लेयर दैट द स्वराज वुड नॉट कम फॉर 100 ईयर्स, 100 साल तक आप स्वराज नहीं पा सकते हो अगर आप अनटचेबिलिटी को फॉलो करते रहोगे, उसको एलिमिनेट नहीं करोगे, उसको खत्म, अनटचेबिलिटी को क्या नहीं करोगे, खत्म नहीं करोगे। और देखिए अनटचेबिलिटी बहुत बड़ा पाप है, ठीक है। बहुत सारे लोग होते हैं आजकल अनटचेबिलिटी को फॉलो करते हैं, अब भी कहीं ना कहीं अनटचेबिलिटी फॉलो होती है, ठीक। तो हम भी आजकल कहीं ना कहीं बंधे हुए हैं कास्टिज्म में, कहीं ना कहीं, ठीक है। तो ये जो कास्टिज्म का बैरियर है वो देश की जो प्रगति होती है ना, उन्नति के लिए कहीं ना कहीं खतरनाक है। यूथ भी थोड़ा सा इसमें इंडल्ज होने लगी है फिर से,
ठीक। तो यूथ को भी ये थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि कास्टिज्म इज लेड टू ओनली द डिस्ट्रक्शन। कास्टिज्म सिर्फ आपको डिस्ट्रक्शन तक ले जा सकता है, उससे कोई फायदा नहीं है। ठीक है, आप कास्टिज्म को फॉलो ही मत करिए, आप एक नई जनरेशन, एक नया भारत बनाने की कोशिश करिए। ठीक। तो गांधी जी भी यही कहते थे कि स्वराज तब तक नहीं आएगा, 100 साल तक नहीं आ सकता है अगर हमारे देश में अनटचेबिलिटी क्या होगी, फॉलो होगी तो। ही कॉल्ड, गांधी जी ने अनटचेबल्स को नया नाम दिया, क्या दिया, हरिजन नाम दिया, चिल्ड्रन ऑफ गॉड। ठीक है, गांधी जी का ये बात ध्यान रखिएगा, गांधी जी ने इनको नाम दिया था हरिजन, चिल्ड्रन ऑफ गॉड इनको बोला। उसके बाद ही ऑर्गेनाइज सत्याग्रह टू सिक्योर दम, और गांधी जी ने इनके लिए सत्याग्रह करना स्टार्ट कर दिया। एंट्री इनटू टेम्पल्स, ठीक है, इनके लिए सत्याग्रह करा कि टेम्पल्स पे एंट्री, एसेस टू पब्लिक बेल्स, ठीक है, उसके बाद एसेस टू टैंक्स, ठीक, एसेस टू रोड्स, और उसके बाद इन सब चीज़ों पर क्या था, उन पर रोक टोक थी, यहाँ पे वो एंट्री नहीं ले सकते। एसेस टू स्कूल, जैसे आपके ये जो अनटचेबल क्लास थी मंदिर नहीं जा सकती है, पब्लिक बेल्स का इस्तेमाल नहीं कर सकती है, एसेस टू टैंक्स, टैंक्स वगैरह में जो भी होते हैं ना कॉमन टैंक्स है, रोड तक का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, एसेस टू स्कूल, ना ही स्कूल जा सकते हैं। तो इतनी ज़्यादा, एक तरफ हम अंग्रेजों से लड़ रहे थे, दूसरी तरफ ये भी लड़ाई थी, हमारे इंटरनल लोग ही, यानी कि हमारे ही लोग अपने ही भाई बंधुओं को इस तरीके से ट्रीट कर रहे थे, जो बिल्कुल कहीं ना कहीं क्या चीज़ है, गलत चीज़ है। क्लियर। ये पब्लिक वेल्थ की कहानी तो बहुत मतलब देखी भी होगी। पहले क्या होता था, गांव में कुएं होते थे, कुएं बटे होते थे कि ये बड़ी कास्ट वालों के, यानी कि जो बड़ी जाति वाले हैं उनके कुएं हैं, और जो ये छोटी जाति का है उनका कुआं है। और छोटी जाति के लोग कभी भी बड़ी जाति के लोगों का कुआं इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। क्यों? क्योंकि बैन था। ठीक है, बेशक प्यासे मर जाइए आप, लेकिन आप कुआं इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक, तो ये सब चीज़ें थी उस टाइम पे। तो गांधी जी ने क्या करा, सत्याग्रह ऑर्गेनाइज करा, और इस सब चीज़ में गांधी जी ने उनको क्या फेवर दिलाना चाहा। यहाँ तक कि सोचिए, हमारे बापू ने, यानी कि हमारे गांधी जी ने, ही हिमसेल्फ क्लीन टॉयलेट्स, उन्होंने टॉयलेट साफ करी बस ये दिखाने के लिए, टू डिग्निफाई द वर्क ऑफ द भंगी। ठीक है, स्वीपर्स का काम करा गांधी जी ने, और ये बोला गया कि ये कोई गलत काम नहीं है। वास्तव में ऐसा कोई गलत काम नहीं है। देखिए अभी क्या होता है कि जॉब्स की अगर बात आती है ना, तो अभी जो स्वीपर्स वगैरह की जॉब होती है, गवर्नमेंट जॉब होती है, अभी मिल जाएगी तो इंसान तुरंत ले लेता है, तब मना नहीं करता कि ये उनका काम है, उनका काम है, नहीं। ठीक है, तो गांधी जी ने ये काम करा ताकि उन लोगों को, बेचारों को पहचान दिला पाए, जिसको हरिजन्स को पहचान दिला पाए। ठीक, हमारे गांधी जी ने उनके लिए भी लड़ाई लड़ी। ठीक, उसके बाद ही परसुएडेड अपर कास्ट टू चेंज देयर हार्ट एंड गिव अप, क्या करते हैं, गिव अप द सिन ऑफ अनटचेबिलिटी। ठीक है, इनने बोला कि बड़ी जो कास्ट है उनको अपने दिलों और दिमाग को चेंज करना चाहिए, और जो अनटचेबिलिटी है उसके ऊपर गिव अप करना चाहिए, अनटचेबिलिटी को फॉलो नहीं करना चाहिए। किसको? जो अपर कास्ट के लोग हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा एक अच्छा टॉपिक है जिस पे क्वेश्चन बन सकता है। ठीक, बट many Dalit leaders were keen on a different political solution to the problems of the community. लेकिन कुछ लीडर्स का तो और ही मानना था, कुछ और ही पॉलिटिकल सॉल्यूशन चल रहा था उनके दिमाग में। क्या था? दे बिगेन ऑर्गेनाइज देमसेल्फ एज डिमांडिंग रिजर्व सीट इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। अब देखिए इन्होंने क्या डिमांड करना स्टार्ट कर दिया, इन्होंने डिमांड करा कि हमें रिजर्व सीट चाहिए, कहाँ पे? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, यानी कि वही रिजर्वेशन चाहिए। ठीक है, बहुत सारी रिजर्वेशन सीट्स की मांग करें। और क्या बोले कि हमको एक सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए, दैट वुड चूज दलित मेंबर्स फॉर लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग करी, और उसमें क्या बोला गया, दैट वुड चूज दलित मेंबर फॉर लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो क्या चूज करेगा, दलित के मेंबर्स को चूज करेगा, किसके लिए? लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए। तो ये कुछ डिमांडें उठने लगी। ठीक है, दलित लीडर्स की तरफ से। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट दे बिलीव्ड वुड रिजॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ देयर सोशल डिसेबिलिटीज। अब देखो दलित क्लास को, जो आपकी दलित क्लास थी, ठीक है, यानी कि जो भी लीडर्स होंगे, दलित क्लास के लोगों को क्या लगने लगा कि अगर पॉलिटिकल एम्पावरमेंट मिलती है तो उनको ये भरोसा होने लगा कि अभी सिर्फ पॉलिटिकल एम्पावरमेंट ही है जो हमारी प्रॉब्लम को क्या कर सकती है, सॉल्व कर सकती है, हमारी सोशल डिसेबिलिटीज को कम कर सकती है। सिर्फ पॉलिटिकल पावर, बाकी कोई नहीं, हमें हमारा हक ऐसे ही लेना पड़ेगा, पॉलिटिक्स में हमें एंटर होना पड़ेगा। क्लियर? उसके बाद दलित पार्टिसिपेशन इन द सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट वाज देयरफॉर लिमिटेड। इसी की वजह से दलित्स का जो पार्टिसिपेशन था कहाँ पे? सीडीएम में, वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड था।
ठीक है, बहुत लिमिटेड था, ऐसा नहीं है कि मतलब हर कोई उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, नहीं, ठीक है। बट इन द महाराष्ट्र एंड नागपुर रीजन देयर ऑर्गेनाइजेशन वाज क्वाइट स्ट्रॉन्ग। और अगर आप देखोगे महाराष्ट्र वाले रीजन में, ठीक है, महाराष्ट्र और इसी में जो नागपुर, यहाँ नागपुर पड़ता है, ठीक है, और ये महाराष्ट्र पूरा स्टेट है, तो इसमें देखोगे तो इनकी जो ऑर्गेनाइजेशन थी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक। नागपुर यहाँ पड़ता है, देखिए, ठीक है। तो भैया ये कौन, इनके बारे में तो मैं क्या ही बोलूं, ठीक है, महान इंसान, ठीक। बी आर अम्बेडकर जी हु ऑर्गेनाइज द दलित्स इनटू द डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन इन 1930। इन्होंने क्या बनाया, डीसीए बनाया, डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन बनाई 1930 में, ठीक। और इन्होंने दलित को इस क्लास के अंदर रखा और इनका क्लैश हो गया किसके साथ, महात्मा गांधी के साथ, ठीक है। क्लैश का मतलब क्या कि जिद पे अड़ गए दोनों। ही क्लैश विद महात्मा गांधी, ठीक, at the second round table conference by demanding separate electorate for Dalits। इन्होंने क्या डिमांड करा था, सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड करी थी, किसके लिए, दलित्स के लिए, ठीक है, कि भैया हमारे दलित्स को क्या दे दो, सेपरेट इलेक्टोरेट दे दीजिए। और कहां पे डिमांड करी थी, ये डिमांड हुई थी आपकी राउंड टेबल, कौन सी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी आपकी, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इसकी डिमांड करी थी। व्हेन द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट कंसीडर्ड अंबेडकर डिमांड्स, गांधी जी बिगेन ए फास्ट अनटू दैट। क्या हुआ था कि जब ब्रिटिशर्स ने, व्हेन ब्रिटिश गवर्नमेंट कंसीडर्ड अंबेडकर डिमांड, उनने तो मान ली, किसने, ब्रिटिशर्स ने। और ब्रिटिशर्स तो कहते ही थे, ब्रिटिशर्स का तो मन ही था कि डिवाइड एंड रूल, इनको डिवाइड करो, यानी कि इनको आपस में लड़ाते रहो, किनको, इंडियंस को आपस में लड़ा दो और रूल करो, ठीक है। तो जब ब्रिटिशर्स ने अंबेडकर की डिमांड मान ली तो गांधी जी ने क्या करा, फास्ट अनटू दैट, यानी कि जब तक, मतलब आमरण अनशन कर दिया इन्हें, ठीक है, अनशन पे आ गए गांधी जी, सत्याग्रह कर दिया एक तरीके से लॉन्च। उसके बाद ही बिलीव दैट, गांधी जी को क्या लगता था, और गांधी जी इस मैटर में बिल्कुल सही थे, कि अगर देखो, he believed that the separate electorates for Dalits would slow down the process of their integration into society। देखो क्या होता है कि आपके मान लो दलित लोग हैं जो, ठीक है, दलित बोलते हैं जिनको प्रेजेंट में एससी बोल दो, ठीक है, शेड्यूल कास्ट बोला जाता है। अगर हम इनको सेपरेट इलेक्टोरेट दे देते, किसके, बी आर अम्बेडकर जी के कहने पर हम इनको सेपरेट इलेक्टोरेट अगर दे देते, तो देखिए इनको हम पहले से क्या करते थे, अलग थलग समझते थे, इंटीग्रेट मतलब डिसइंटीग्रेट कर रखा था सोसाइटी से, ठीक है। तो इससे क्या होगा, अगर उनको पहले ही अब क्या ही देते कि ये तो भैया इंडिपेंडेंट हो गए, सेपरेट इलेक्टोरेट है इनका, तो फिर क्या, स्लो डाउन द प्रोसेस ऑफ देयर इंटीग्रेशन इनटू सोसाइटी, तो सोसाइटी उनको कभी नहीं अपनाती, फिर यही होता कि बिल्कुल अलग हो जाते, बिल्कुल भी। और आज एससी कम्युनिटी को, दलित लोगों को अंबेडकर से ज्यादा थैंक यू किसे बोलना चाहिए, गांधी जी को, ठीक है, कि वो आज आम भारत, मतलब एक भारत में लोगों के साथ मिलकर अगर रह पा रहे हैं तो गांधी जी की वजह से। क्योंकि अगर ये सारी डिमांड अगर पूरी हो जाती तो धीरे धीरे सोसाइटी, जो इंडियन सोसाइटी यानी कि जो अपर कास्ट सोसाइटी थी, वो धीरे धीरे क्या करती, इनका डिसइंटीग्रेशन कर देती सोसाइटी के अंदर से, इनको पूछती तक नहीं। क्लियर। तो गांधी जी ने क्या, फास्ट अनटू डेथ करा और बोला कि अगर भैया सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया इनको दलित को, तो इससे क्या होगा, जो प्रोसेस है किसका, इनको इंटीग्रेशन करने के लिए सोसाइटी के अंदर जो इनको मिलाना है, वो क्या हो जाएगा, स्लो डाउन हो जाएगा, बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगा। अंबेडकर अल्टीमेट, और फिर अंबेडकर को लगा कि भैया गांधी जी का जो ओहदा है ना बहुत ऊंचा है, ठीक है, गांधी जी की बात भी सही थी और गांधी जी का जो ओहदा है वो ऊंचा है। इसकी वजह से क्या हुआ, एक पूना पैक्ट साइन हुआ, ठीक है, जिसमें सितंबर 1932 में पूना पैक्ट साइन होता है। उसमें क्या, इट गेव द डिप्रेस्ड क्लास टू बी नोन एज द शेड्यूल कास्ट, और यहाँ पे डिप्रेस्ड क्लास जो बनी थी अब उसको क्या बोला जाता है, शेड्यूल कास्ट, यानी कि हम दलित को शेड्यूल कास्ट बोलते हैं ना। और इनको क्या दे दी गई बेटा, रिजर्व सीट्स इन द प्रोविंशियल, यानी कि आपके स्टेट साइड में, इनको प्रोविंशियल साइड में क्या दी गई, रिजर्व सीट दे दी गई। सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, ठीक है, बट दे वर टू बी वोटेड इन द जनरल इलेक्टोरेट, और जो ये वोटिंग होगी इनकी जनरल इलेक्टोरेट में होगी, बल्कि सेपरेट इलेक्टोरेट में नहीं होगी। क्लियर, सेपरेट इलेक्टोरेट में नहीं होगी, ठीक है, सेपरेट इलेक्टोरेट में नहीं होगी, जनरल इलेक्टोरेट में ही वोटिंग होगी। बस शर्त क्या, बाकी चीजें क्या थी, इनको रिजर्व सीट दे दी गई प्रोविंशियल में और सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में।
ठीक। द दलित मूवमेंट हाइवर कंटिन्यू टू बी अप्रेंसिव ऑफ द कांग्रेस लेड नेशनल मूवमेंट, ठीक है। तो दलित मूवमेंट हाइवर कंटिन्यू टू बी अप्रेंसिव ऑफ द कांग्रेस लेड नेशनल मूवमेंट, तो इनके मूवमेंट भी उस टाइम पे कंटिन्यू रहे थे, ठीक। उसके बाद दूसरा पार्ट डिस्कस करेंगे, द लिमिट्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पार्ट 2, ठीक है। अब देखते हैं सम ऑफ द, अब देखो जब दलित्स की बात आई तो भैया मुस्लिम भी बिगड़ने लगे। मुस्लिमों की क्या डिमांड होने लगी, सम ऑफ द मुस्लिम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया वर आल्सो ल्यूक बॉम इन देयर रेस्पॉन्स टू द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ठीक है। ल्यूक बॉम का मतलब गुनगुना होता है, तो इस गुनगुने का मतलब ये नहीं था, इसका मतलब ये था कि आपके जो मुस्लिम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी इंडिया वर आल्सो ल्यूक बॉम इन देयर रेस्पॉन्स, तो उनने भी कोई अच्छा खासा पार्टिसिपेशन नहीं करा था सीडीएम के अंदर, ठीक है। ये शांत रही थी, ठीक है, धीमी, मतलब बहुत कम लोगों ने, एक दो कुछ लोगों ने पार्टिसिपेट कर लिया तो कर लिया, अदरवाइज जो मुस्लिम कम्युनिटी थी, मुस्लिम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी, वो न्यूट्रल नहीं थी, उन्होंने पार्टिसिपेट बहुत कम करा था आपके किसमें, सिविल डिसऑर्डर। आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट, ठीक है, ए लार्ज सेक्शन ऑफ मुस्लिम फेल्ट एलिनेटेड फ्रॉम द कांग्रेस, और जो हमने शुरुआत में पढ़ा था नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट हुआ था ना, उसके बाद से मुस्लिम थोड़ा सा अलग फील करने लगे थे, किससे, कांग्रेस से अलग, एलिनेटेड, एलिनेशन वाली फीलिंग आ गई थी, अलग थलग वाली, फ्रॉम, ठीक है। From the mid 1920s, the Congress came to be more visibly associated with openly Hindu religious nationalist group like the Hindu Mahasabha. अब देखो जो मुस्लिम लीडर्स थे वो क्या सोचते थे, मिड 1920 से ही सोच रहे थे कि जो कांग्रेस है, कांग्रेस टू बी मोर विजिबली एसोसिएटेड, किससे है कि वो हिंदू रिलीजियस नेशनलिस्ट ग्रुप से ज़्यादा जुड़ी है, जैसे कि हिंदू महासभा का जो ग्रुप है उससे। तो कांग्रेस किन को ज़्यादा फेवर करती है, हिंदू रिलीजियस को और हिंदू महासभा के लोगों को। द रिलेशन बिटवीन हिंदू मुस्लिम, देखो अभी से नहीं, जाने कब से हिंदू और मुसलमानों के जो रिलेशन है ना, हमेशा कभी सही नहीं रहे, कभी किसी राजनीति पार्टी ने, कभी किसी ने इनके रिलेशनों को खराब करवा के अपना फायदा किया है, ठीक है। तो ये अभी से नहीं, आज़ादी से पहले की बात है कि जो रिलेशन है हिंदू और मुसलमानों के वो बहुत खराब थे। ईच कम्युनिटी ऑर्गेनाइज्ड रिलीजियस प्रोसेशन विद मिलिटेंट फॉर एवर, ठीक है। उसके बाद इट प्रोवोक हिंदू मुस्लिम कम्युनल क्लैसेस एंड राइट्स इन वेरियस सिटीज। ये हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री क्या, प्रेजेंट की भी बात करो तो ये आम दिन सुनने को मिलता रहता है, कम्युनल क्लैसेस, राइट्स इन वेरियस सिटीज, हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक दंगे जिनको बोलते हैं, सांप्रदायिक दंगे होते ही रहते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये कोई नई चीज नहीं है, ठीक है। एवरी राइट डिपेंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू कम्युनिटीज, ठीक, सॉरी डिपेंड, ठीक है। हर एक जितने भी क्या हो रही थी, हर एक जितने भी दंगे फसाद हो रहे थे, जितने भी राइट्स हो रही थी, राइट्स का मतलब क्या होता है, दंगे फसाद, जो ये देख रहे हो ये राइट्स ही बोली जाती हैं, ठीक है। जितनी भी राइट्स जो हो रही थी वो एक गहरी गहरी खाई पैदा कर रही थी दोनों कम्युनिटी के बीच में, एक बड़ा लंबा डिस्टेंस पैदा कर दिया था दोनों कम्युनिटीज के बीच में कहीं ना कहीं, ठीक है। उसके बाद द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग मेड एफर्ट्स टू रीनेगोशिएट एन अलायंस एंड इन 1927 इट अपीयर्ड दैट सच ए यूनिट कुड बी फॉर्स्ड। उसके बाद भैया कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने डिसाइड करा कि यूनिटी होनी चाहिए दोनों कम्युनिटी के बीच में, रीनेगोशिएट एन अलायंस एंड 1927 इट अपीयर्ड दैट सच यूनिटी कुड बी फोर्स। ऐसी यूनिटी दिखानी चाहिए, नहीं तो इससे क्या, अंग्रेज हमेशा डिवाइड एंड रूल करते रहेंगे और हम इसी तरीके से क्या होते रहेंगे, बटे रहेंगे। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो द इम्पोर्टेंट डिफरेंस वर ओवर द क्वेश्चन ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन द फ्यूचर असेंबली दैट वर बी टू बी इलेक्टेड। क्या था सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस, ये था क्वेश्चन उस टाइम पे ये उतरा था, क्वेश्चन ऑफ द रिप्रेजेंटेड इन द फ्यूचर असेंबली, कि रिप्रेजेंट कौन करेगा फ्यूचर असेंबली में, दैट वर टू बी इलेक्टेड, ठीक है। मोहम्मद अली जिन्ना, ये थे मोहम्मद अली जिन्ना, वन ऑफ द लीडर्स ऑफ द मुस्लिम लीग, और ये मुस्लिम लीग के लीडर्स थे, वॉज विलिंग टू गिव अप द डिमांड फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट, ठीक है। ये इनने भी सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग करी थी, और ये एक ही चीज पे वो थे, राजी थे कि कब राजी थे कि इफ रिप्रेजेंटेशन इन प्रपोर्शन टू पॉपुलेशन इन द मुस्लिम डोमिनेटेड प्रोविंसेस, मुस्लिम वर एश्योर्ड रिजर्व सीट इन द सेंट्रल असेंबली। ये कह रहे थे, पहली डिमांड थी इनकी, पहली डिमांड थी कि मुस्लिम को क्या बोला, रिजर्व सीट मिलनी चाहिए सेंट्रल असेंबली के अंदर। दूसरा, रिप्रेजेंटेशन इन प्रपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन इन द मुस्लिम डोमिनेटेड प्रोविंसेस। तो ये दो डिमांड थी किसकी, कि आपके मोहम्मद अली जिन्ना की, ठीक है। तभी इन्हीं डिमांड पे तभी ये क्या करने के लिए तैयार थे, सेपरेट इलेक्टोरेट पे तभी गिव अप करेंगे जब ये और ये डिमांड क्या हो जाएगी उनकी
आपकी पूरी हो जाएंगी। ठीक है, एक तो मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया प्रोविंसेस थे, यानी कि ये था मुस्लिम और ये था। ठीक, यहाँ पे और क्या चाहते थे, रिजर्व सीटें चाहते थे ये। ठीक है, मुस्लिम्स के लिए। नेगोशिएशन ओवर द क्वेश्चन ऑफ रिप्रेजेंटेशन कंटिन्यूड बट ऑल होप रिजॉल्विंग द इशू ऑफ एट ऑल द पार्टीज कॉन्फ्रेंस इन 1928 डिसअपियर। क्या हुआ कि जो नेगोशिएशन था ओवर द क्वेश्चन ऑफ रिप्रेजेंटेशन, जो क्वेश्चन उठा था रिप्रेजेंटेशन का, कंटिन्यूड, ठीक है, कंटिन्यू रहा, लेकिन तब सारी उम्मीदें खत्म हो गई। ऑल होप ऑफ रिजॉल्विंग द इशू एट द ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस इन 1928 डिसअपीयर्ड। 1928 में जो लग रहा था थोड़ा नेगोशिएशन हो सकता है, वो कहीं ना कहीं बिल्कुल खत्म हो गया। क्यों खत्म हो गया था? क्योंकि जो एम.आर. जैकर थे, ये हिंदू महासभा के अध्यक्ष माने जाते थे उस टाइम पे, एम.आर. जैकर, और इन्होंने अपोज करा था, अपोज एफर्ट एट कंप्रोमाइज, ये कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं थे। क्या जो मुस्लिम लीग की डिमांड थी उन पे ये बिल्कुल भी तैयार नहीं थे, कि इनने स्ट्रांगली अपोज करा मुस्लिम लीग की डिमांड को। क्लियर? एम.आर. जैकर, नाम ध्यान रखना, ये हिंदू महासभा के अध्यक्ष उस टाइम पे बताए जाते हैं। ठीक है, जो भी काम थे उस टाइम पे हिंदू महासभा के इनकी देखरेख में होते थे। उसके बाद व्हेन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्टेड देयर वाज दस एन एटमॉस्फेयर ऑफ सस्पिशन एंड डिस्ट्रस्ट बिटवीन टू कम्युनिटीज। अब देखो इधर क्या था, सीडीएम आपका स्टार्ट होने वाला था, और इधर दोनों कम्युनिटी के बीच में ऐसा एटमॉस्फेयर था कि जैसे बहुत बड़ा दंगा हो सकता है। व्हेन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्टेड देयर वाज दस एन एटमॉस्फेयर ऑफ सस्पिशन एंड डिस्ट्रस्ट बिटवीन कम्युनिटीज। ठीक है, सस्पिशन एकदम मतलब संदिग्ध स्थिति हो गई थी उस टाइम पे। ठीक, alienated from the Congress, large section of Muslim could not respond to the call for a united struggle। और बहुत सारे लोग अपने आप को कांग्रेस से अलग समझ रहे थे, इसीलिए मुस्लिम लोगों ने could not respond to the call for united struggle, और इसीलिए उन्होंने आपके सीडीएम में भी पार्टिसिपेट नहीं करा था, क्योंकि वो कांग्रेस से अपने आप को अलग समझ रहे थे। वो सोचते थे कि कांग्रेस हिंदू पार्टी है और ये हिंदू लोगों को सपोर्ट करती है एंड ऑल, इसकी वजह से उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं करा था। मैनी मुस्लिम लीडर्स एंड इंटेलेक्चुअल एक्सप्रेस देयर कंसर्न अबाउट द स्टेटस ऑफ मुस्लिम एज ए माइनॉरिटी विद इन इंडिया। अब देखो इनको क्या लगने लगा था, कि इनको मुस्लिम्स को ये लग रहा था बेटा कि यार जो हमें ना कहीं माइनॉरिटी बन के रह जाएंगे, हमारी जो छवि है वो कहीं ना कहीं धूमिल होकर रह जाएगी, किसमें? इंडिया की। ठीक है, इंडिया की मेजोरिटी में। ठीक है, और ये किन का मानना था? बहुत बड़े बड़े मुस्लिम लीडर्स का और इंटेलेक्चुअल्स का यही मानना था कि हमारी जो इमेज है वो कहीं ना कहीं खराब हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हम माइनॉरिटी हैं, हम लोग कम संख्या में और हिंदू लोग किसमें? ज़्यादा संख्या में। इसकी वजह से दे फियर्ड, ये देखिए, दे फियर्ड दैट द कल्चर एंड आइडेंटिटी ऑफ माइनॉरिटीज वुड बी सबमर्ज अंडर द डोमिनेशन ऑफ द हिंदू मेजोरिटी। वो कहते थे कि जो उनको डर लग रहा था किस बात का, कि जो कल्चर एंड आइडेंटिटी ऑफ माइनॉरिटीज का जो कल्चर और जो आइडेंटिटी है वो क्या होगी? सबमर्ज हो जाएगी किसमें? डोमिनेशन ऑफ हिंदू मेजोरिटी। हिंदुओं की मेजोरिटी में हमारा अस्तित्व, इनका जो अस्तित्व था, इन्हें लगा कि हमारा अस्तित्व खतरे में आ जाएगा, कि कहीं ना कहीं खो जाएगा, ये समझ लो धूमिल होकर उन्हीं में मिल जाएगा एक दिन, तो हम जो जितने भी परसेंटेज हैं किसी ना किसी दिन बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। तो उनको ये डर लगता था, किसको? मुस्लिम्स को। क्लियर? उसके बाद महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू एंड मौलाना आजाद ए सेवाग्राम आश्रम वर्धा 1935 की इमेज है आपकी। ठीक है, महात्मा गांधी हैं आपके, नेहरू जी हैं, और ये कौन है? हमारे मौलाना आजाद। ठीक है, अब देखिए द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। अब देखिए सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, व्हाट डू यू मीन बाय द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस, और कुछ भी। ठीक, द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग का मतलब था नेशनलिज्म स्प्रेड्स व्हेन पीपल बिगिन टू बिलीव दैट दे आर ऑल पार्ट ऑफ द सेम नेशन। आप नेशनलिज्म को तभी फैला सकते हो जब लोगों को ये भरोसा हो जाए कि वो जो लोग पार्ट है ना, वो एक ही देश का है, किसी अलग अलग देश का पार्ट नहीं है, सेम कंट्री का ही पार्ट है। दे डिस्कवर सम यूनिटी दैट बाइंड्स देम टुगेदर। और जब भी आपको मूवमेंट करना है, जब भी आपको क्या करना है, सबको एकजुट करना है, तो सबसे पहले उनको ये एहसास दिलाओ, दे डिस्कवर सम यूनिटी दैट बाइंड्स देम टुगेदर। कुछ ऐसा करो कि जिससे उनको ये फील लगे कि उनको कोई एक चीज है जो उनको बाइंड करके रख रही है, एकजुट करके रख रही है। ठीक है, तभी कोई मूवमेंट पॉसिबल है। बट हाउ डिड द नेशन बिकम ए रियलिटी इन द माइंड्स ऑफ पीपल। अब लोगों के दिमाग में जो नेशन है उसको रियलिटी में कैसे बिठाया जाए कि तुम सब एक ही देश के हो, सारी चीजें। तो उसके बाद हाउ डिड पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट कम्युनिटीज, अलग अलग कम्युनिटीज के लोग, अलग अलग रीजन्स के लोग
अलग अलग लैंग्वेज ग्रुप डेवलप्ड ए सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। जिनकी इतने सारी डाइवर्स कंट्री है भैया, इंडिया इतनी बड़ी डाइवर्स कंट्री है आपकी, आपको पता है, ठीक है, कि जहाँ पे अलग अलग भाषाएं, अलग अलग बोली, सब कुछ अलग अलग है। तो ऐसे लोगों के अंदर सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस कैसे लाया जाएगा? द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग केम पार्टली थ्रू द एक्सपीरियंस ऑफ यूनाइटेड स्ट्रगल। ये इसका सबसे पहला काम तो हमारे गांधी जी ने ही करा था कि यूनाइटेड स्ट्रगल का एहसास दिलाना चाहिए, ठीक है, कि जो भी चीजें हैं हम लोग यूनाइटेड कर रहे हैं। दिस सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग केम पार्टली थ्रू द एक्सपीरियंस ऑफ यूनाइटेड स्ट्रगल, ठीक है। उसके बाद बट देयर वर ऑल्सो वेराइटी कल्चरल प्रोसेसेस, बहुत सारे कल्चरल प्रोसेसेस थे थ्रू विच नेशनलिज्म कैप्चर पीपल इमेजिनेशन। तो नेशनलिज्म क्या कैप्चर करता है? लोगों की इमेजिनेशन। क्या चीजें थी, क्या कॉमन चीजें थी? जैसे हिस्ट्री एंड फिक्शन, हमारा इतिहास और जो फिक्शनल स्टोरी है वो सबके लिए सेम है। उसके बाद फॉकलोर एंड सॉन्ग्स, फॉकलोर जो आपके लोक गीत वगैरह होते हैं और जो सॉन्ग्स वगैरह होते हैं, ठीक है, तो उनको, ठीक, उनकी बात हो रही है। तो ये सारी चीजें क्या लोगों को एकजुट करने में काम करती हैं। उसके बाद पॉपुलर प्रिंट्स एंड सिंबल्स, ठीक है, ऑल प्लेड ए पार्ट इन द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म। और ये सब, ये बिल्कुल मैं आंसर बता रहा हूं आपको, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये पॉपुलर प्रिंट्स एंड सिंबल, बहुत सारे पॉपुलर, अब जैसे प्रिंट्स की बात करें, भारत माता के प्रिंट्स, सिंबल्स की बात करें, नेशनल एम्बलम है, सबके लिए सेम है वो। तो ऐसा तो है नहीं कि मैं यूपी का हूँ मेरे लिए अलग है, कोई बिहार का है उसके लिए अलग है, नहीं, सबके लिए सेम है। तो उससे पता चलता है कि हम एक ही देश के वासी हैं, ठीक है। इन सब ने बहुत बड़ा रोल प्ले करा था नेशनलिज्म को बताने में, ठीक। बाल गंगाधर तिलक इन अर्ली 20th सेंचुरी प्रिंट, ठीक है, ये बाल गंगाधर की प्रिंट है। नोटिस हाउ तिलक इज सराउंडेड बाय सिंबल ऑफ यूनिटी। और आप देखिए ये जो प्रिंट बनाया है, तो कैसे उसमें जो आपके तिलक को सराउंडेड कराए कि किससे, कि सिंबल्स ऑफ यूनिटी, बहुत सारे सिंबल्स बने हुए हैं यूनिटी के, जिससे ये पता चल रहा है कि हमारे देश के ये सारे जो सिंबल्स हैं वो देश के हैं, ठीक। द सेक्रेड इंस्टीट्यूशन ऑफ डिफरेंट फेथ, जैसे टेम्पल, चर्च, मस्जिद फ्रेम द सेंट्रल फिगर, ठीक है। आपके क्या टेम्पल बने हुए हैं, मॉस्क की मस्जिद बनी हुई है, और क्या चर्च वगैरह है, ठीक है। तो इन सब चीजों से ये पता चलता है, यूनिटी का पता चलता है। अब देखिए द आइडेंटिटी ऑफ द नेशन, जो आइडेंटिटी है नेशन की, एज यू नो, इज मोस्ट ऑफन सिंबलाइज इन द फिगर और इमेज। जो आइडेंटिटी होती है देश की, कभी कभी हम फिगर और इमेज के जरिए दिखाने की कोशिश करते हैं, ठीक। तो ये आपके पहले चैप्टर का है, ठीक है। जब आप द राइज ऑफ नेशनलिज्म यूरोप पढ़ेंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे, तब हमको पता चलेगा इस इमेज का मतलब। दिस हेल्प क्रिएट एन इमेज विद विच पीपल कैन आइडेंटिफाई द नेशन, ठीक है। जिससे क्या लोग, अब जैसे भारत माता की इमेज होती है, उससे आप क्या आइडेंटिफाई करते हो, ये क्या है, भारत माता है, ठीक है। जर्मेनिया, मैरियाना, ठीक है। तो ये सब इमेजेस से पता चलता है। It was in the 20th century with the growth of nationalism that the identity of Indian came to be visually associated with the image of भारत माता। और क्या हमने भारत माता की इमेज क्रिएट करी, जिससे क्या पता चला, एक आइडेंटिटी मिली, किसको, इंडिया को। और भारत माता तो सबके लिए कॉमन है, चाहे मैं हूं चाहे कोई भी हो, सबके लिए कॉमन रहेगी भारत माता। द इमेज वाज क्रिएटेड बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। और ये जो भारत माता की जो इमेज थी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा क्रिएट की गई थी बेटा। इन द 1870 ही रोट वंदे मातरम, और इन्होंने क्या लिखा, वंदे मातरम लिखा एज द हिम्न टू द मदरलैंड, ठीक है। ये मदरलैंड का एक मंत्र टाइप का था, हिम्न टाइप का था, ठीक है। और इन्होंने क्या नाम था इनका, देखिए एक बार फिर से देख लीजिए, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ठीक है। लेटर इट वॉज इंक्लूडेड इन हिज नोवेल, और उसके बाद इन्होंने एक बंकिम चंद्र चटर्जी ने क्या लिखा, आनंद मठ नाम का एक नोवेल लिखा था, एंड वाइडली सन ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल। और इन्होंने ये जो वंदे मातरम था, लेटर इट वाज इंक्लूडेड इनकी नोवेल में, और उसके बाद स्वदेशी मूवमेंट जब बंगाल में हुआ था, तब भी वंदे मातरम गाया गया था। क्लियर? तो सोच सकते हो इससे क्या एक नेशनलिज्म की फीलिंग आ रही थी, एक कॉमन वाली फीलिंग आ रही थी। मूव्ड बाय द स्वदेशी मूवमेंट, अविंद्रनाथ टैगोर पेंटेड हिज फेमस इमेज ऑफ भारत माता। उसके बाद क्या हुआ, स्वदेशी मूवमेंट के बाद, कि अविंद्रनाथ टैगोर ने एक इमेज क्या करी थी, पेंट करी थी भारत माता की, ठीक है। इन दिस पेंटिंग भारत माता इज पोर्ट्रेट एज द एस्थेटिक फिगर, सी इज काम, ठीक है, कंपोज्ड, डिवाइन, ठीक, एंड स्पिरिचुअल। एक भारत माता की इतनी सही इमेज क्रिएट करी जो काम थी, शांत, कंपोज्ड, डिवाइन और स्पिरिचुअल, ठीक। तो किसने ये क्रिएट करी थी, क्वेश्चन आ सकता है आपका एमसीक्यू में, अविंद्रनाथ टैगोर, ठीक। ये देखिए, क्लियर।
इन सब्सिक्वेंट ईयर द इमेज ऑफ भारत माता एक्वायर्ड मैनी डिफरेंट फॉर्म। अब देखो हम देखते हैं भारत माता की अलग अलग टाइप की क्या आती है, इमेजेस आती हैं, लेकिन उसमें एक कॉमन चीज क्या है कि वो भारत माता है। वो हमारे लिए भी है, तुम्हारे लिए भी, सबके लिए। जैसे हम प्रभु राम की अगर देखें, ठीक है, राम की इमेज हम देखें, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म की प्रभु राम की हमने इमेजेस देख रखी हैं, लेकिन क्या वो हैं तो प्रभु राम ही ना, बात ये होती है। ठीक, उसके बाद इट सर्कुलेटेड इन पॉपुलर प्रिंट्स एंड वाज पेंटेड बाय डिफरेंट आर्टिस्ट। धीरे धीरे ये इमेज सारी तरफ जाने लगी, सर्कुलेट होने लगी, और फिर जो अलग अलग जो आर्टिस्ट थे उन्होंने अलग अलग तरीके की इमेज बनाना स्टार्ट कर दी। ठीक है, सेम कि बना भारत माता ही के रहे थे, लेकिन अपने अपने तरीके से। डिवोशन टू दिस मदर फिगर केम टू बी सीन एज द एविडेंस ऑफ द वन नेशनलिज्म। और यही जो ये मदर फिगर था, यानी कि भारत माता की जो पेंटिंग थी सब अलग अलग बना रहे थे, ठीक है, लेकिन केम टू बी सीन एज एविडेंस ऑफ वन नेशनलिज्म। लेकिन इससे क्या पता चल रहा था कि वो बना, जिनकी भी इमेज बना रहे हैं वो भारत माता की इमेज बना रहे हैं, और भारत माता पूरे देश के लिए एक थी। चाहे वो फिर कैसे भी इमेजेस क्रिएट कर रहे हो, लेकिन जो इमेज बन रही थी वो भारत माता की बन रही थी। और इस इमेज ने बहुत बड़ा इफेक्ट क्रिएट करा था, किसको, कि एक नेशनलिज्म बनाने में, जिसको हम बोलते हैं भारत। क्लियर? भारत माता रविन्द्रनाथ टैगोर 90 नोटिस दैट द फिगर हियर इज शोन एज डिस्पेंसिंग लर्निंग फूड एंड क्लोथिंग। ठीक है, तो इसमें क्या डिस्पेंसिंग लर्निंग फूड एंड क्लोथिंग को शो करता है। ठीक, द माला, उसके बाद क्या थी आप देखिए, द माला इन वन हैंड एम्फेसाइज हर एस्थेटिक क्वालिटी। रविन्द्रनाथ टैगोर लाइक रवि वर्मा बिफोर हिम ट्राई टू डेवलप ए स्टाइल ऑफ पेंटिंग दैट कुड बी सीन एज ट्रूली इंडियन। तो धीरे धीरे ये समझ लीजिए पेंटिंग का प्रचलन चल गया था, और जिसमें पेंटिंग में क्या भारत माता की जो इमेज क्रिएट हो रही थी वो पूरे हिंदुस्तान के अंदर क्रिएट करने लगे थे जो भी आर्टिस्ट थे वो। और इससे क्या एक कॉमन फीलिंग आ रही थी, सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस इससे पैदा हुआ था। द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस और किससे देखते हैं, आइडियाज ऑफ नेशनलिज्म ऑल्सो डेवलप्ड थ्रू, जो नेशनलिज्म के जो आइडिया हैं वो किससे, रिवाइव इंडियन फोकलोर। ठीक है, तो जो कल्चरल चीजें होती हैं, जो आपकी लोकगीत वगैरह ये सब होते हैं ना, उससे भी कहीं ना कहीं आइडिया ऑफ नेशनलिज्म क्रिएट होता है। इन लेट 19th सेंचुरी इंडिया नेशनलिस्ट बिगिन रिकॉर्ड फोक टेल्स सन बाय द बार्ड्स। ठीक है, तो जो भी फोक टेल्स वगैरह थी उनको रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, दे टूर विलेजेस टू गैदर फोक सॉन्ग्स एंड लीजेंड। ठीक है, तो वो लोग जाके क्या करने लगे, टूर वगैरह करने लगे, टूर टू गैदर फोक सॉन्ग्स एंड लीजेंड्स। ठीक है, फोक सॉन्ग्स वगैरह और लीजेंड्स के बारे में ये इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करना स्टार्ट कर दिया था। इट वॉज एसेंशियल टू प्रिजर्व दिस फोक ट्रेडिशन इन ऑर्डर टू डिस्कवर वन नेशनल आइडेंटिटी। ठीक है, तो क्या हुआ, इट वॉज एसेंशियल टू प्रिजर्व, क्या कि फोक ट्रेडिशन, हमको फोक ट्रेडिशन को प्रिजर्व करके रखना है, किस लिए, टू डिस्कवर वन नेशनल आइडेंटिटी, एक नेशनल आइडेंटिटी, एंड रिस्टोर ए सेंस ऑफ प्राइड इन वंस पास्ट, ताकि हम क्या कर सकें, इस पास्ट को ये रिस्टोर कर सकें। ठीक है, प्राइड के रूप में एक गर्व महसूस कर सकें। इन बंगाल, बंगाल के अंदर अगर हम देखें तो रविन्द्रनाथ टैगोर हिमसेल्फ बिगेन कलेक्टिंग बैलेट्स, नर्सरी राइम्स एंड मिथ्स। तो आप देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर भी ये सब इकट्ठा करने लगे थे। ठीक है, कलेक्ट कर रहे थे। ये कलेक्ट करने से देखो क्या होता है, इसको कलेक्ट करने से ये होगा कि बेटा जब हम पास्ट में, मतलब पास्ट की चीजें अगर कलेक्ट करके रखेंगे तो आगे चल के, यानी कि हम आगे की जनरेशन को बता पाएंगे कि पीछे क्या क्या हुआ है। इसी को बोलते हैं हिस्ट्री। ठीक है, यानी कि पास्ट की जो चीजें हैं वो हमने प्रिजर्व करके रखी है, बचा के रखी है, ताकि हम आगे की जनरेशन को बता पाएं। ठीक है, तो वहीं से क्रिएट होती है हिस्ट्री। तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर थे। ठीक है, ही लेड द मूवमेंट ऑफ द फोक रिवाइवल, और इन्होंने एक मूवमेंट चलाया किसका, फोक रिवाइवल का। ठीक है, उसके बाद इन मद्रास नतेशा शास्त्री पब्लिश्ड ए मैसिव 4 वॉल्यूम कलेक्शन। इन्होंने फोकलोर इन सथर्न इंडिया, ठीक है, फोकटेल्स द फोकलोर ऑफ सथर्न इंडिया, 4 वॉल्यूम की ऐसी किताब निकाली। ये वॉल्यूम 1 है। ठीक है, वॉल्यूम 1 है। ठीक है, तो द फोकलोर ऑफ द सथर्न इंडिया मैसिव 4 वॉल्यूम कलेक्शन ऑफ द तमिल फोकटेल्स। तो किसने, नतेशा शास्त्री। ये भी क्वेश्चन आ सकता है आपका किसमें, एमसीक्यू में, तो ध्यान रखना। ठीक, ही बिलीव दैट द फोकलोर वाज नेशनल लिटरेचर, और इनको क्या लगता था जो फोकलोर है वो क्या है, नेशन की लिटरेचर है। ठीक है, क्या नेशन लिटरेचर कह सकते हैं, यानी कि ये कह दीजिए कि ये खजाना है, देश के लिए एक खजाना है, और इनको प्रिजर्व करना सबकी जिम्मेदारी है, इनको प्रिजर्व करके रखना चाहिए।
इट वॉज द मोस्ट ट्रस्टवर्दी मैनिफेस्टेशन ऑफ पीपल रियल थॉट्स एंड द कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। और ये कहते थे ये सबसे ज़्यादा ट्रस्टवर्दी मैनिफेस्टेशन ऑफ पीपल्स रियल थॉट्स, जिसके अंदर क्या है, लोगों की रियल थॉट्स हैं और उनके रियल कैरेक्टरिस्टिक दे रखी हैं। क्लियर। एज द नेशनल मूवमेंट डेवलप्ड, धीरे धीरे जैसे नेशनल मूवमेंट डेवलप होने लगा, नेशनलिस्ट लीडर्स बिकेम मोर एंड मोर अवेयर ऑफ सच आइकन्स एंड सिंबल्स, ठीक है, in unifying people and inspiring in them feeling of nationalism। तो ये सारी जो चीज़ें थी, इससे क्या लोगों के अंदर एक नेशनलिज्म की भावना क्रिएट हो रही थी, लोगों को यूनिफाई कर सकते थे हम, ठीक है, इन आइकन से, इन सिंबल से। तो धीरे धीरे इन्होंने इन सब चीज़ों ने क्या काम करा था, एक पॉजिटिव काम करा था, ठीक है। उसके बाद फ्लैग की बात आती है। ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल ए ट्राई कलर फ्लैग, स्वदेशी मूवमेंट जो हुआ था बंगाल के अंदर, एक ट्राई कलर का फ्लैग डिजाइन किया गया, ठीक है, जिसके अंदर क्या कलर था आपका, ये कौन सा, ग्रीन कलर, येलो कलर और ये आपका रेड कलर, ठीक है, डिजाइन किया गया, जिसके अंदर ये 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 8 प्रोविंसेस को दिखाते हैं, ठीक है, और ये हिंदू मुसलमान से रिलेटेड कुछ दिखाता है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है, इट हैड 8 लोटसेस, 8 क्या है, कमल के फूल हैं। 8 प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश, ये क्या डिनोट करते हैं, 8 प्रोविंसेस डिनोट करते हैं किसके, ब्रिटिश इंडिया के। एंड क्रीसेंट मून, और ये जो मून है रिप्रेजेंटिंग हिंदू एंड मुस्लिम, और ये क्या रिप्रेजेंट करता है, हिंदू और मुस्लिम की एकता, ठीक। तो ये उसके बाद 1921 में गांधी जी डिजाइन द स्वराज फ्लैग, गांधी जी ने ये फ्लैग डिजाइन करा था, जिस इट वाज एट अगेन ए ट्राई कलर, रेड ग्रीन एंड व्हाइट, ठीक है, रेड, ठीक, ग्रीन, और ये जो व्हाइट कलर का जो फ्लैग तैयार किया गया, ये गांधी जी ने 1921 में, बीच में देख सकते हो आप चरखा रखा गया इसमें, ठीक। इट हैज ए स्पिनिंग व्हील इन द सेंटर रिप्रेजेंटिंग द गांधी, ये तो जो गांधी जी का आइडिया था किसका, सेल्फ हेल्प का, तो इसलिए गांधी जी ने इसमें ये कैरिंग द फ्लैग होल्डिंग अलोफ्ट ड्यूरिंग द मार्चेस बिकम द सिंबल ऑफ डिफेंस, ठीक है। अब जब भी मूवमेंट वगैरह होते हैं तो सब लोग फ्लैग वगैरह कैरी करके चल रहे थे उसके अंदर, ठीक है, उससे एक सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस आता था। जवाहरलाल नेहरू ए पॉपुलर, ठीक है, नेहरू इज हियर, आप देख रहे हो इसमें नेहरू की इमेज बनी हुई है, ठीक, नेहरू जी की पेंटिंग है, इमेज ऑफ भारत माता एंड द मैप ऑफ इंडिया क्लोज टू हिज हार्ट, ठीक। तो इस पे क्या है, एक जो बुक है या कुछ भी कह सकते हैं, उस पर भारत माता की इमेज बनी हुई है, इंडिया का मैप बना हुआ है, और नेहरू जी इसको अपने दिल के करीब लगाए हुए हैं, ठीक, इमेज में जैसा है। इन ए लॉट ऑफ पॉपुलर प्रिंट नेशनल लीडर्स आर सोन ऑफरिंग देयर हेड टू भारत माता, और ऐसे कर करके बहुत सारे प्रिंट बने, बहुत सारी चीज़ें बनी, जिसमें जो आपके नेशनलिस्ट लीडर हैं वो क्या मतलब भारत माता को पूजते हुए दिखाए हैं, या भारत माता को मतलब एक तरीके से रेस्पेक्ट देते हुए दिखाए जा रहे हैं। द आइडियाज ऑफ सेक्रीफाइस फॉर द मदर वॉज पावरफुल विद इन पॉपुलर इमेजिनेशन, ठीक है। तो जो आइडिया है सेक्रीफाइस के, ठीक है, वो बड़े पावरफुल हैं। उसके बाद देखते हैं another means of creating a feeling of nationalism was through reinterpretation of history, और दूसरा नेशनलिज्म की भावना हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, थ्रू रीइंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री। क्या है ये रीइंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री? बाय द एंड ऑफ द 19th century many Indians began feeling that to instill a sense of pride in the nation Indian history had to thought about differently। तो देखिए इसमें क्या हुआ कि सेंस ऑफ प्राइड इन द नेशन इंडियन हिस्ट्री हैड टू बी थॉट अबाउट डिफरेंटली। क्यों? क्योंकि देखो इसमें बहुत दिक्कत थी। ब्रिटिशर्स ने आगे क्या करा था, द ब्रिटिशर्स सॉ इंडियन एज बैकवर्ड एंड प्रिमिटिव इनकैपेबल ऑफ गवर्निंग देमसेल्फ। ब्रिटिशर्स को ये लगता था कि भैया जो इंडियंस हैं वो बैकवर्ड हैं, प्रिमिटिव पुराने लोग हैं, इनकैपेबल, और इंडियंस कैसे इनकैपेबल हैं, वो गवर्न नहीं कर सकते उन लोगों को, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स अपने आप को बड़ा स्मार्ट समझ रहे थे। इन लोगों ने हमेशा इंडिया के बारे में उल्टा सीधा ही लिखा था। इन रेस्पॉन्स इंडियंस बिकेन्स लुकिंग इनटू द पास्ट टू डिस्कवर इंडिया ग्रेट अचीवमेंट, और इसी की वजह से आपके बहुत सारे जो नेशनलिस्ट थे और हिस्ट्री से रिलेटेड जो भी लोग थे, उन्होंने क्या पास्ट में देखना स्टार्ट करा टू डिस्कवर इंडिया ग्रेट अचीवमेंट, और इंडिया के अचीवमेंट्स को देखना स्टार्ट करा इन लोगों ने, ठीक है। दे रोट अबाउट द ग्लोरियस, और इन्होंने लिखा किसके बारे में, जो लोगों ने जो जब लोगों को लगा हिस्ट्री को गलत इंटरप्रेट किया जा रहा है, मिस इंटरप्रेट किया जा रहा है, इसलिए इन लोगों ने लिखना स्टार्ट करा जो हमारा ग्लोरियस डेवलपमेंट हुए थे। कब? एंशिएंट टाइम में। एंशिएंट टाइम यानी कि बहुत पहले, जब अंग्रेज नहीं थे, हड़प्पा सभ्यता और इन सब की बात है, तब के टाइम के बारे में इन लोगों ने लिखना स्टार्ट करा, ठीक है। उस टाइम पे बताया कि हमारा देश जो था वो कितना अच्छा, आर्ट और आर्किटेक्चर इसमें तो हम बहुत भैया बहुत आगे हैं। इसके लिए अगर ब्रिटिशर हमारा कम्पीट नहीं कर सकते। उसके बाद साइंस एंड मैथमेटिक्स, ठीक है।
साइंस और मैथमेटिक्स के बारे में आप देख सकते हो, इंडिया में सबसे पहली सर्जरी वगैरह भी करी थी, डॉक्टर वगैरह, ये सब चीज़ हमारे यहाँ, ठीक है। उसके बाद आप मैथमेटिक्स वगैरह के बारे में भी बात कर सकते हैं, ठीक है। इंडिया, रिलीजन और कल्चर, रिलीजन और कल्चर, जो ब्रिटिशर्स कहते थे ना हमारा कल्चर ये, हमारा रिलीजन और इस सब के बारे में अगर बात करते थे, तो भैया आज तुम देख लो कि हमारे प्रभु यानी कि जो है आपके कौन है, भगवान श्री कृष्ण है, उनके डिवोटी भैया विदेशों में, खुद ये ब्रिटिशर्स, ये गोरे लोग हमारे रिलीजन को फॉलो करने लगे हैं, ठीक है। तो ये तो बहुत बड़ी बड़ी बातें बोल दी थी, ब्रिटिशर्स को लगता था कि हम ऐसे हैं, लेकिन ब्रिटिशर्स सच में लॉ एंड फिलॉसफी, हमारे यहाँ फिलॉसफी के मामले में खुद बुद्धा है, लॉ के मामले में भगवान, सब कुछ है ना। उसके बाद गीता, हमारे यहाँ भगवत गीता वगैरह है, ठीक। उसके बाद क्राफ्ट्स एंड ट्रेड, और इसकी तो बात ही निराली थी, ठीक है, क्राफ्ट्स और ट्रेड की। तो आप देख सकते हो क्राफ्ट्स की, अगर क्राफ्ट्स देखनी है आपको, ट्रेड वगैरह देखनी है, तो क्राफ्ट्स आज देखिए ब्रिटिशर्स आते हैं, ताजमहल आजमहल घूम रहे हैं, हमारे यहाँ से हैंडमेड बनी हुई चीज़ें ले जाते हैं, ठीक है। द ग्लोरियस टाइम इन देयर व्यू वाज फॉलोड बाय ए हिस्ट्री ऑफ डिक्लाइन व्हेन इंडिया वाज कॉलोनाइज्ड। और क्या हुआ था कि दिस ग्लोरियस टाइम इन देयर व्यूज वाज फॉलोड बाय ए हिस्ट्री ऑफ डिक्लाइन, और ये क्या था, डिक्लाइन था, ठीक है, हिस्ट्री का डिक्लाइन था व्हेन इंडिया वाज कॉलोनाइज्ड। इंडिया जब कॉलोनाइज्ड हुआ, कॉलोनाइज्ड का मतलब क्या है, इंडिया पे जब अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया, तो उन्होंने हमारी हिस्ट्री को मिस इंटरप्रेट करा था, गलत तरीके से पेश करने की कोशिश करी थी। लेकिन हमको थैंक्स कहना चाहिए उन लोगों को जिन्होंने हमारे ग्लोरियस पास्ट को बचाया और जिन्होंने इन चीज़ों को सेव करके रखा और हमारे सामने। लेकिन आज भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे सामने नहीं है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं अभी भी आपको नहीं पता है, कुछ और ही चीज़ें। दिस नेशनलिस्ट हिस्ट्रीज अर्ज द रीडर टू टेक प्राइड इन इंडिया ग्रेट अचीवमेंट्स इन द पास्ट एंड स्ट्रगल टू चेंज द मिजरेबल कंडीशन ऑफ लाइफ अंडर ब्रिटिश रूल। और इन्होंने लिखा जो हमारा पास्ट में ग्रेट अचीवमेंट के बारे में लिखा और उन स्ट्रगल के बारे में लिखा, टू चेंज द मिजरेबल कंडीशन ऑफ लाइफ अंडर ब्रिटिश रूल, कि हमारी लाइफ कैसी रही थी ब्रिटिश रूल के अंडर, उनको भी बताया। दिस अफर्ट टू यूनिफाई पीपल वर नॉट विदाउट प्रॉब्लम। और ये जो अफर्ट्स थे क्या लोगों को यूनिफाई करने के, वर नॉट विदाउट प्रॉब्लम, इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ा होगा, नॉर्मल सी बात है, तब जाके ये चीज़ें संभव हो पाई हैं। व्हेन द पास्ट बीइंग ग्लोरीफाइड वाज हिंदू, ठीक है, तो जो पास्ट जो ग्लोरीफाई किया गया था वो हिंदू का किया गया था। विद द इमेजेस सेलिब्रेटेड वर ड्रॉन फ्रॉम हिंदू आइकोनोग्राफी, और जो इमेजेस जो ली जा रही थी वो हिंदू आइकोनोग्राफी से ली जा रही थी। तो इसमें एक और दिक्कत, द पीपल ऑफ द अदर कम्युनिटीज फेल्ट लेफ्ट आउट। अब भैया देखो जब अब सारी चीज़ें इमेज वगैरह ये सब चीज़ें हिंदू आइकोनोग्राफी हिंदू की ली जा रही हैं, तो बाकी कम्युनिटीज़ का तो नॉर्मल सी बात था, अब उनको एलिनेटेड फील हो रहा है, स्पेशली किसको, आपकी मुस्लिम लीग को। भारत माता, ठीक, द फिगर ऑफ भारत माता इज ए कॉन्ट्रास्ट टू वन पेंटेड बाय द अविनाश टैगोर, सी इज शोन विद द त्रिशूल, यहाँ पे देखिए त्रिशूल के साथ है, स्टैंडिंग बिसाइड ए लॉयन एंड एन एलिफेंट, बोथ सिंबल ऑफ पावर एंड अथॉरिटी, ठीक है, पावर और अथॉरिटी का सिंबल दिखा रहे हैं, ठीक है, ये जो भारत माता की पेंटिंग है, ठीक। अब देखिए इस चैप्टर का कंक्लूजन आखिर में आखिर क्या निकलता है, ठीक है। ए ग्रोइंग एंगर अगेंस्ट द कॉलोनियल गवर्नमेंट, एक अचानक से एक जो एंगर ग्रो हुआ था कॉलोनियल गवर्नमेंट के अगेंस्ट, दस ब्रिंगिंग टुगेदर वेरियस ग्रुप, और उसने क्या करा, बहुत सारे ग्रुप्स को इकट्ठा लेके आया, एंड क्लासेस ऑफ इंडियंस इनटू ए कॉमन स्ट्रगल, और एक इंडियंस की जो क्लासेस थी उनको एक कॉमन स्ट्रगल में लेके आता है फॉर फ्रीडम इन द पास्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, लेकिन द कांग्रेस अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी, महात्मा गांधी के जो लीडरशिप में जो कांग्रेस थी, ट्राई टू चैनल ऑफ पीपल ग्रीवेंसेस इनटू ऑर्गेनाइज मूवमेंट फॉर इंडिपेंडेंस, गांधी जी ने बहुत कोशिश करी कि सबको एकजुट लेके चलें, और जो मूवमेंट है वो किसके लिए ऑर्गेनाइज होना चाहिए, इंडिपेंडेंस के लिए होना चाहिए। थ्रू सच मूवमेंट द नेशनलिस्ट ट्राई टू फॉर्ज ए नेशनल यूनिटी, और इन्हीं मूवमेंट से वजह से क्या होगा कि एक नेशनल यूनिटी पैदा हो सकती है। बट लेकिन हमने देखा SBFC डाइवर्स ग्रुप, हमारे यहाँ डाइवर्स है, विभिन्नता बहुत ज़्यादा है हमारे यहाँ। क्लासेस पार्टिसिपेट इन दिस मूवमेंट, अलग अलग क्लासेस ने पार्टिसिपेट करा था इन मूवमेंट में विद वेरिड एस्पिरेशन एंड एक्सपेक्टेशन, ठीक है। लेकिन क्या था कि पार्टिसिपेट जरूर करा सबने, लेकिन सबकी अलग अलग एस्पिरेशन थी, अलग अलग एक्सपेक्टेशन थी, ठीक है। तो कॉमन कॉज नहीं था, सबसे मेन बात होती है कॉमन कॉज नहीं था। एज देयर ग्रीवियंसेस वर वाइड रेंजिंग, सबकी अपनी अपनी चाहत थी, अपनी अपनी वो थी। फ्रीडम फ्रॉम कॉलोनियल रूल ऑल्सो मीन डिफरेंट थिंग्स टू डिफरेंट पीपल, और जो लोगों को क्या चाहिए था, फ्रीडम चाहिए थी कॉलोनियल रूल से
उनके इनके लिए भी इस सब का मतलब भी अलग था, अलग पीपल का अलग अलग मतलब था। क्लियर। उसके बाद द कांग्रेस कंटिन्यूसली अटेम्प्टेड टू रिजॉल्व डिफरेंसेस, कांग्रेस ने लगातार कोशिश करी डिफरेंसेस को रिजॉल्व करने की एंड एंश्योर दैट द डिमांड्स ऑफ वन ग्रुप डिड नॉट एलिनेटेड अदर, और ये भी ध्यान रखने की कोशिश करी जो एक किसी ग्रुप की क्या है आपके, ठीक है, किसी एक ग्रुप की जो डिमांड है, ठीक, तो उससे किसी एक मान लो किसी ग्रुप की कोई डिमांड है, वन ग्रुप, उसकी डिमांड क्या है कि वेजेस बढ़ जानी चाहिए, ठीक है, वेजेस क्या होनी चाहिए, बढ़ जानी चाहिए। लेकिन अब इसमें दूसरा ग्रुप भी तो होता है, दूसरा ग्रुप होता है किनका, फैक्ट्री के मालिक का, वो क्या चाहते हैं, वेजेस कम रहनी चाहिए। तो ये भी दिक्कत थी, मतलब कांग्रेस बहुत कोशिश करती थी कभी भी किन्हीं दो लोगों की डिमांड है वो आपस में कॉन्फ्लिक्ट ना करें, तो इस बात का बड़ा विशेष ध्यान रखती थी। क्लियर। उसके बाद दिस इज प्रिसाइसली वाई द यूनिटी विद इन द मूवमेंट ऑफन ब्रोक डाउन, और यही वजह थी जिसकी वजह से यूनिटी जो थी मूवमेंट की वो क्या होती थी, टूट जाती थी, और गांधी जी को एट द एंड में मूवमेंट को क्या करना पड़ता था, कॉल ऑफ करना पड़ता था। द हाई पॉइंट्स ऑफ कांग्रेस एक्टिविटी एंड नेशनलिस्ट यूनिटी वर फॉलोड बाय फेसेस ऑफ डिसयूनिटी एंड इनर कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ग्रुप्स। क्या था, जितना ज्यादा लोगों को करीब लाने की कोशिश करी किसने, आपके कांग्रेस ने, ठीक है, कांग्रेस की एक्टिविटी ने और नेशनलिस्ट यूनिटी को एकजुट करने की करी, उतना ही ज्यादा डिसयूनिटी पैदा हुई और इनर कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुआ बिटवीन द ग्रुप्स, अलग अलग ग्रुप्स के अंदर ये सारी चीजें पैदा हुई। इन अदर वर्ड्स व्हाट वाज इमर्जिंग वाज ए नेशन विद मेनी वॉइसेस वांटिंग फ्रीडम फॉर कॉलोनियल रूल। लेकिन अगर मुद्दे वाली अगर बात करें, सबसे बड़ी बात करें, तो बात यही थी कि व्हाट वाज इमर्जिंग वाज ए नेशन विद मेनी वॉइसेस, जो इमर्ज हो रहा था, एक नेशन इमर्ज हो रहा था अलग अलग आवाजों के साथ, वो क्या चाह रहा था, वांटिंग फ्रीडम फ्रॉम कॉलोनियल रूल्स, उनको क्या चाहिए थी, आजादी चाहिए थी, किससे, कॉलोनियल रूल से। तो बेटा दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर, ये था हमारा नेशनलिज्म इन इंडिया। अब इसकी अगली जो वीडियो आएगी वो आएगी आपकी क्वेश्चन से रिलेटेड, ठीक है, क्वेश्चन सीरीज आएगी, यहाँ पर हम शॉर्ट वीडियो बना के डाल देंगे, पर डे आपको हर शॉर्ट वीडियो में 2 से 3 क्वेश्चन दे दिया करेंगे, तो वो आपको सॉल्व करने हैं। ये आपका पूरा चैप्टर था। अब मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप एक बार पूरी वीडियो देख के आप, ठीक है, एक बार पूरी वीडियो देखें, जितने भी पार्ट्स में वीडियो बनी हुई है पूरा चैप्टर आप खत्म करने की कोशिश करिए। उसके बाद अब आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दीजिए किस चैप्टर, कौन सा चैप्टर अब स्टार्ट करना चाहिए, हिस्ट्री के साथ ही कंटिन्यू करें या फिर इकोनॉमिक्स या सिविक्स या ज्योग्राफी, आप लोग की जो डिमांड होगी मैं उसी पे स्टार्ट करूंगा। तब तक के लिए बच्चों खुश रहिए, बढ़िया रहिए, धन्यवाद सीरीज देखने के लिए, धन्यवाद, आपका बहुत बहुत थैंक यू, आप जो सपोर्ट दे रहे हैं मेरे को उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, ठीक है, थैंक यू, मस्त रहिए, हैव अ नाइस डे।